हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोनाउन को समझते हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने नाउन को समझा था। आज हम लोग प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझते हैं। राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। इन सारे वाक्यों से आप और आसानी से समझेंगे। जैसे कि राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। यहाँ पे राम के बदले ही का प्रयोग हुआ है। राम के बदले ही का प्रयोग हुआ है, देख सकते हैं। सीता इज ए डांसर, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे सीता इज ए डांसर, सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन कुछ ये अलग लगता। यहाँ पे हमने सीता के जगह पर सी का जगह यूज किया है, तो अच्छा भी लग रहा है, प्लस में ऐसा होता है तो अच्छा रहता है। माई फादर हैज़ ए कार, माई फादर, यहाँ पे माई फादर के कार की जगह पर इट का प्रयोग हुआ है। माई फादर हैज़ ए कार, इट इज़ रेड। इट इज़ रेड किसके बारे में बोला गया? कार के बारे में। मेरे पिताजी के पास एक कार है और वह क्या है? लाल है। तो यहाँ पे कार की जगह पे इट का प्रयोग हुआ। द बॉयज़ आर एब्सेंट टूडे, द बॉयज़ आर एब्सेंट टूडे। यहाँ पे बॉयज़ के बदले यहाँ पे दे का प्रयोग हुआ। तो ये जो बदले में प्रयोग होता है, जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, ये सारे नाउन हैं, नाम है, और इसके बदले में जो प्रयोग होता है वही हमारा सर्वनाम होता है, वही हमारा प्रोनाउंस होता है, जिसकी संख्या लिमिट होती है। अगर आप इसे जान जाते हैं तो प्रोनाउंस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और ये प्रोनाउंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है और इसे समझना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिफिनीशन समझते हैं इसका। डिफिनीशन इसका इस प्रकार से हो जाएगा। ए प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड used instead of a noun। a proper noun is a word used instead of a noun। मतलब प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, इंस्टेड यानी प्रयुक्त होता है। इसका हम लोग दूसरे अर्थ में परिभाषा दे सकते हैं। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, जो नाउन के जगह पर आता है, जो नाउन की जगह पर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इत्यादि। नेक्स्ट है, इसी में सब इम्पोर्टेंट प्रोनाउन को भी देख लें हम लोग। तो कौन कौन से प्रोनाउन हैं? ये सब इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इट्स, आवर, माइन, हर, हर्स, दियर्स, योर्स, हिज, देम। आपको कैसा लगा निश्चित रूप से बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 10 प्रकार होते हैं। वो जो लिमिटेड सर्वनाम हैं इनको 10 भागों में बांटा गया है ताकि और आप आसानी से समझ पाओ, और इसको अलग अलग प्रकार में बांट करके बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पर हमने 10 प्रकार को लिख रखा है। 10 प्रकार को आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके नाम हैं पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस के प्रकारों को समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन अभी हम आपको बताते हैं। बिल्कुल ईजी है, आसान है, आप इसे निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं और आप 2 मिनट में समझ सकते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये 7 जो होते हैं ये आपके पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। बिल्कुल आसान है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसका संबंध जो होता है रिलेटिंग टू पर्सन होता है, क्योंकि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं आई और वी,
यू थर्ड सेकंड पर्सन होता है और ही सी इट जो एंड दे जो होता है वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। तो इनका संबंध जो होता है पर्सन से होता है और ये सातों जो हैं पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो आपने जाना पर्सनल प्रोनाउन में 7 शब्द आएंगे, वो इस प्रकार से आपको बता दिया गया है। अब जो है पर्सनल प्रोनाउन में केस वाइज रूप इसके बदलते हैं, तो हम लोग उसको भी देख लें। तो ये नॉमिनेटिव केस का जो है रॉ है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है और ये नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखा गया है। तो पॉजेसिव केस में इसके रूप बदलते हैं आई, माई में। ये पॉजेसिव 2 इसके प्रकार होगी पॉजेसिव केस के, पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। आई माई में बदलते हैं, वी आवर में, यू योर में, ही हिज में। एकदम आप इसको निश्चित रूप से नोट कर लें इस चार्ट को। सी हर में बदलते हैं, इट इट्स, दे दियर। ठीक, तो आप इसे बिल्कुल नोट कर सकते हैं। आई माई में, वी आवर में, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकारवाचक विशेषण है। यू योर में, ही हिज में, सी हर में, इट इट्स में, दे दियर में। नेक्स्ट है इसी में पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इसके हो जाएंगे आई माइन, वी आवर्स, यू योर्स। इसको हम लोग बिल्कुल पॉजेसिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे। इसमें आपके अगले प्रकार में इसका वर्णन जरूर है। ही हिज में, सी हर्स में और इट का जो है नहीं बदलता है तो इसमें क्रॉस हो गया, दे दियर्स में। तो इस प्रकार से बदलते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे इसके आई मी, वी अस, यू यू और ही हिम, सी हर, इट इट और दे देम। तो इसके जो प्रयोग हैं आपको बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसके प्रयोग बिल्कुल हैं, आप निश्चित रूप से वहाँ समझ जाएंगे। इसको आप फिलहाल में नोट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब हम लोग प्रोनाउंस के सेकंड प्रकार को समझते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। डिफिनीशन है द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है। अधिकार सो मतलब दिखाना हो गया, यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, जैसा कि एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट है, एग्जाम्पल देखकर समझ सकते हैं। दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरा है। किताब पर अधिकार का बोध माइन शब्द के द्वारा हो रहा है, तो इसमें जो माइन शब्द है ये आपका हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। दिज आर आवर्स, दिज आर आवर्स, ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं, तो इन पर अधिकार हमारा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा आवर्स, ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है। ठीक, तो साड़ी पर अधिकार किसका है? हर्ष, यानी हर्ष ये जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारा है, योर्स ना। तो इस प्रकार से योर्स जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और दोज आर हिज, तो हिज ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन इसी प्रकार से हो जाएगा। और दोज चेयर्स आर देयर्स, देयर्स मतलब होता है उन लोगों का, तो ये देयर्स जो है आपका बिल्कुल पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आपने समझा, माइन, आवर्स, हर्स, योर्स, हिज और देयर्स, ये सभी जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये शब्द आपको बिल्कुल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बनाने में भी मदद करते हैं और स्पोकन बोलने में भी। तो आपको ये शब्द जो है निश्चित रूप से नोट कर लेने हैं और शब्द सीखने के लिए ही हम इसकी परिभाषा को समझ रहे हैं। तो इस परिभाषा और शब्द आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। तो प्रोनाउंस के हम लोग तीसरे प्रकार पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका हम लोग हिंदी मीनिंग जब समझते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को भी हम लोग हिंदी मीनिंग के साथ समझने वाले हैं, तो निश्चित रूप से अंत तक बने रहें और इसको बिल्कुल हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, इसका डिफिनीशन है द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when the action done by the subject turns back upon the subject। इसका मतलब होता है जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स के प्रयोग से काम करने का असर, के प्रयोग से
काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़े, खुद अपॉन द सब्जेक्ट कहा जा रहा है ना, खुद कर्ता पर पड़े, तो तब इन्हें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। किन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है? तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अर्थात ये और भी प्रोनाउंस हो सकते हैं, लेकिन कब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा? जब काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़े। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब हुआ मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा, अर्थात कर्ता पर खुद असर पड़ रहा है। तो यहाँ जो है माई सेल्फ जो ये देख पा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, आपने समझा? जब काम का असर खुद कर्ता पर पड़े, जैसे कि वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोगों ने अपने आप को मदद की, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकना, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवर सेल्फ जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है खुद कर्ता पर असर पड़ रहा है, काम का असर खुद कर्ता पर पड़ रहा है। शी रूइंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, उसने अपने आप को बर्बाद किया। यहाँ पर जो है प्रोनाउन जो है हर सेल्फ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा को जरूर रूप से नोट करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट परिभाषा को देखते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन के चौथे प्रकार पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका डिफिनीशन इस प्रकार से है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक फॉर एम्फेसिस। यानी कि इनका प्रयोग जोर देने के लिए, वाक्य में जो शब्द होते हैं उस पर जोर देने के लिए किया जाता है। वाक्य में नाउन या प्रोनाउन जो शब्द होते हैं उस पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको परिभाषा आप हिंदी में कह सकते हैं, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। किन्हें? तो ये सबको तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं, लेकिन जब वाक्य में नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब इसको हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो बिल्कुल एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों में एक ही प्रकार के शब्द आएंगे, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाएगा, जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, जिसका मतलब होता है मैंने स्वयं बाघ को मारा। तो मेरे द्वारा जो है बाघ पर असर पड़ा, है ना। तो इस तब जो है यहाँ पर माई सेल्फ जो है ये आपका क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। उसमें क्या होता था? कर्ता पर असर पड़ता था, लेकिन यहाँ जो है नाउन या प्रोनाउन पर असर पड़ रहा है। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोगों के द्वारा हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा। ठीक है, आवर सेल्फ, हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा। आवर सेल्फ मतलब होता है स्वयं। तो यहाँ पर भी जो है बाघ पर असर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आवर सेल्फ क्या हो जाएगा आपका? एम्फेटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं को ऐसा कहा, उसने स्वयं ऐसा कहा। ठीक है, तो यहाँ प्रोनाउन पर असर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका हिमसेल्फ जो है ये आपका क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन पर जब असर पड़ता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन ये कहे जाते हैं। देम सेल्फ सेड सो, उन लोगों ने स्वयं को ऐसा कहा, स्वयं ऐसा कहा। तो यहाँ पर जो है देम सेल्फ आपका क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन आपने समझा। अब इसको हम लोग नोट में समझ लेते हैं। जैसे कि माई और सेल्फ, ये दोनों जुट करके माई सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक, और ये सब को मतलब होता है स्वयं। आवर सेल्फ यानी कि सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है, प्लुरल के साथ सेल्फ्स लगता है, ये आप नोट कर लेंगे। प्लुरल जब रहता है जैसे आवर, देम, ये सब के साथ सेल्फ्स लगेगा, और यहाँ पे योर के साथ सेल्फ लगा और एक बार योर के साथ सेल्फ लगा है। कहीं ना कहीं योर जो है एक बार सिंगुलर के साथ आता है और योर जो है प्लुरल के साथ भी आता है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं सेल्फ और सेल्फ्स लगा करके। तो आप निश्चित रूप से हम लोग अब पांचवें प्रकार को समझते हैं।
अब हम लोग प्रोनाउंस के 5वें प्रकार पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग अपनी भाषा में इसका परिभाषा जान लें और उसके बाद जो है इंग्लिश परिभाषा को जानेंगे तो बिल्कुल इसके प्रयोग को समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो चलिए, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम से स्पष्ट है, संकेतवाचक सर्वनाम, अर्थात जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, यानी दिखाने के लिए किया जाता है, संकेत यानी इशारा करने के लिए किया जाता है, तो उस प्रोनाउन को हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो स्पष्ट है परिभाषा से। तो ऐसे आपको 4 ही शब्द आएंगे, दिस, दैट, दिज, दोज। ये मुख्य रूप से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आप याद रखेंगे, दिस, दैट, दिज, दोज। इसका डिफिनीशन हो जाएगा। तो अब हम लोग इंग्लिश परिभाषा को भी समझ लें। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द, यहाँ पर आप पर्सन दे देंगे, PERSON, पर्सन, पर्सन्स। The pronoun used to point out the persons or objects to which it refers is called a demonstrative pronoun. The pronoun points का मतलब हो गया वही सूचित, इंगित या निर्देशित। The pronoun used to point out the objects, person और objects अर्थात व्यक्तियों वस्तुओं को सूचित, इंगित से निर्देशित करने के लिए किया जाता है, which it refers is called a demonstrative pronoun। ठीक, तो याद हो गया होगा। बिल्कुल आप इसको बोल सकते हैं, द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बिल्कुल आसानी से आप इस परिभाषा को बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ ए बॉय, तो यहाँ पर आपका जो है यह एक लड़का है, तो इस शब्द से हमने लड़का को निर्देशित किया है। तो ये दिस जो है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ ए गर्ल, दीज आर बॉल्स, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि दिस, डैट, दिस, दोज जो हम लोग ट्रांसलेशन में बनाते रहते थे, आज हम लोग समझ गए कि ये जो शब्द हैं कौन से प्रोनाउन है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो हैं लेकिन कौन से प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के अब हम लोग 6ठे प्रकार पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा, तो ऐसे प्रोनाउन को जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी है, समबॉडी, एनीबॉडी, सम, ऑल, नन, मैनी, वन, नन, नथिंग, एनी। ये जितने भी शब्द हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के उदाहरण हैं, क्योंकि इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। तो बिल्कुल आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए इसकी इंग्लिश परिभाषा को हिंदी मीनिंग के साथ समझते हैं। An indefinite pronoun refers to person or thing in a general way। मतलब यही हुआ कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का निश्चित नहीं होगा, जनरल वे में होगा किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध, तो वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होकर के जनरल वे में होगा, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। तो आपने समझा, इसको आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं इस परिभाषा को। इंडेफिनिट प्रोनाउन, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, जनरल वे में व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होगा। एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, निश्चित व्यक्ति और वस्तुओं का बोध ना होगा, नहीं होगा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जाम्पल है कुछ शब्द, और यहाँ पे एक वाक्य भी दिया गया है, समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन, समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन। इसमें से आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बताना हो तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा समबॉडी। समबॉडी का मतलब कोई व्यक्ति, यानी कि यहाँ डेफिनिट तो नहीं है, तो इस प्रकार से आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे शब्दों का यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए, और इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से आगे के चैप्टर्स में, आगे जब इसका एक्सरसाइज मिलेगा तो उसमें हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन के 7वें प्रकार पर आ चुके हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम लोग डिफिनीशन समझते हैं। तो इसका 3 शब्द आपको याद रखने हैं, ईच, आइदर एंड नाइदर, और काफ़ी यूज है इसको इंग्लिश ग्रामर में। इसका सेंटेंस
काफ़ी ग्रामर में पूछा जाता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस तीनों को याद रखेंगे, ईच, आइदर एंड नाइदर। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कहा जाता है कि जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, जब ईच, आइदर, नाइदर का उपयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बिल्कुल आसान परिभाषा है, आप याद रखेंगे ये 3 शब्द, और तीनों शब्द का हम मतलब बता देते हैं आपको। ईच मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, आइदर, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नाइदर मतलब क्या होता है, दो में से, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे NEITHER, नाइदर, नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। तो ये 3 शब्द याद रखेंगे। अगर नाइदर पर आपको एक सेंटेंस बोलना हो तो नाइदर पर बोल सकते हैं नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट। और इस ईच, आइदर और नाइदर के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है तो यहाँ बोल सकते हैं नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट, मतलब दोनों में से, दोनों लड़कों में से, दोनों में से कोई उपस्थित नहीं है, ठीक है, दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं है। तो नाइदर का यूज आप कर सकते हैं, और ईच, आइदर और नाइदर को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बिल्कुल आप याद रखेंगे इसको। तो आपने समझा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यानी कि तुम में से प्रत्येक जो है क्या है, दोषी है। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, मतलब कि लड़कों में से प्रत्येक जो है क्या, तेज है। आइदर ऑफ कैन टेक दिस बुक, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, मतलब तुम में से कोई इस किताब को ले सकता है। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का परिभाषा, निश्चित रूप से आप कमेंट में बताएंगे, और इसको निश्चित रूप से आप नोट कर लेंगे। क्या ये विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है? मात्र 3 शब्द आपको याद रखने हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। अब हम लोग प्रोनाउन के 8वें प्रकार पर आ चुके हैं, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे इसको? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम, परस्पर बोधक सर्वनाम। आइए समझते हैं इसकी डिफिनीशन को। तो इसका डिफिनीशन इस प्रकार से होता है, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो बहुत ही शॉर्ट परिभाषा है, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। याद रखेंगे 2 शब्द इसमें आएंगे, ईच अदर और वन अनदर। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, ईच अदर और दोनों का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को। तो इस प्रकार से सेंटेंस में इसका यूज होता है, दे लव्ड ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर। इसका मतलब हो गया वे दोनों वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो दे लव्ड ईच अदर, बिल्कुल ये शब्द यूजफुल है, आप निश्चित रूप से इसे नोट कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन के 9वें प्रकार पर हैं, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बोधक सर्वनाम। इसका सबसे पहले हम लोग हिंदी में परिभाषा समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को आप देखते जाएंगे तो और अच्छा से आप रिलेट कर पाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर, किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द बुक यहाँ पर है, 2 बार आया हुआ है, उसको रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है, और एक ऐसा शब्द इस स्थान पे आएगा जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का भी काम करेगा। तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ द बुक दैट वाज गिवन टू मी। तो यहाँ पे दैट जो है क्या कर रहा है? दोनों वाक्यों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, और ये पुनरुक्ति को भी रोकता है। दोबारा नहीं आया है यहाँ पे, तो इसको रोका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन की संख्या है 6 कुल मिलाकर के है। जैसे हो गया हु का मतलब होता है जो, हु मतलब होता है किसका, हुज मतलब होता है किसका, हु मतलब किसको ना, हुच मतलब कौन सा, वाट मतलब क्या, और दैट मतलब की होता है। तो इस प्रकार से मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये सारे मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इस प्रकार से इसका इंग्लिश डिफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं।
A relative pronoun refers to a noun या pronoun going before and relates the said noun या pronoun to a group of words coming after. A relative pronoun refers to a noun या pronoun going before and relates the said noun या pronoun to a group of words coming after. ठीक, तो इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन को आपने समझा। फिर हम लोग अब प्रोनाउन के लास्ट जो है प्रकार उसको हम लोग समझते हैं। प्रोनाउन के 10वें प्रकार का नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, आप इसे निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि परिभाषाएं नोट जरूर करें, परिभाषाएं जरूर जानें, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें आपको एडवांस लेवल तक की बातों को समझने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक, तो आप ये निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम आता है, प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है, वैसे सर्वनाम को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और ऐसे सर्वनाम जो कौन कौन है, तो हु है, हूम है, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था वही सब है, लेकिन इसका उपयोग प्रश्न पूछने के रूप में होगा तो यहाँ आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे whom do you love, whom do you love, whose is this book, यह किताब किसका है ना, whose is this book, who are you, तुम कौन हो, तुम्हें किससे, तुम्हें कौन प्यार करता है, whom, या तुमको किससे प्यार है, किससे। ठीक, which is yours, तुम्हारा कौन सा है, which is yours, what is your father, तुम्हारे पिताजी क्या हैं ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न पूछने में इसका यूज होता है। what का, which का, whose का, तो ये सारे शब्द क्या हैं, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। आपने समझा प्रोनाउन, 10 प्रोनाउन प्रकार खत्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सेट मिले, एक्सरसाइज मिले, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। मैं आपके इसके लिए ज़रूर से ज़रूर जो है इसका वर्कशीट लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से 10 प्रकार वर्कशीट जब बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने प्रोनाउन को समझा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।